नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग विवाह के टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। और मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके के बारे में बताया था। इसमें जीवन साथी चुनने के जनजातियों में 10 तरीके हैं जो इस प्रकार हैं: परिवीक्षा विवाह, सेकंड हरण विवाह, थर्ड परीक्षा विवाह, फोर्थ है क्रय विवाह, फिफ्थ सेवा विवाह, छठा है विनिमय विवाह, सातवां सहमति या सहपलायन विवाह, आठवां है हठ विवाह, नवां है दत्तक विवाह एवं 10वां है विधवा उत्तराधिकार विवाह। मैंने मेरे पिछले वीडियो में ये जो 4 शुरू के जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में चर्चा की थी। आज हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा 5वां पॉइंट है सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस, इसका अध्ययन करेंगे। सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस। वधु मूल्य को चुकाने का एक तरीका यह भी है कि दामाद अपने सास ससुर की सेवा करे और उसके बदले में उनकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करे। कुछ जनजातियों में विवाह से पूर्व दामाद को ससुराल में सेवा करनी होती है, तो कुछ में विवाह के बाद। कई जनजातियों में दामाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिदिन अपने ससुराल वालों को शिकार भेंट करे। भारत में गोंड, बैगा व बिरहोर में यही प्रथा प्रचलित है। गोंड व बैगा में जो पुरुष वधु मूल्य नहीं दे पाता वह अपने ससुर के यहाँ सेवक के रूप में कार्य करने चला जाता है और कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद ससुर की पुत्री से विवाह करके घर लौटता है। गौंड लोगों में ऐसे व्यक्ति को लामानाई और बैगा में लाम सेना या गहरिया कहा जाता है। बिरहोर में ससुर जवाई को रुपया उधार देता है ताकि वह वधु मूल्य चुका सके। यह पैसा किश्तों में पुनः लौटाया जाता है। वह जब तक यह पैसा वापस नहीं लौटाता तब तक उसे ससुर के घर पर सेवा करनी होती है। नेपाल के गोरखा श्रमिक जौनसार के खस लोगों के यहाँ खेती में श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं और अवधि समाप्ति पर उनकी शादी खस स्त्री से करवा दी जाती है। छठा पॉइंट है विनिमय विवाह, मैरिज बाय एक्सचेंज। वधु मूल्य से बचने का एक तरीका यह है कि दो परिवार आपस में स्त्री का लेन देन कर लें। एक भाई की शादी के लिए दूसरे परिवार में उसकी बहन दे दी जाती है और बदले में बहन के पति की बहन से विवाह कर लिया जाता है। सामान्यतः संपूर्ण भारत में इसका प्रचलन देखा जा सकता है, परंतु असम की खासी जनजाति में इस प्रथा का निषेध है। ऐसे विवाह में लोवी के अनुसार किसी भी परिवार को हानि नहीं होती। यह बिना खर्च के पत्नी प्राप्त करने का तरीका है। सातवां पॉइंट है सहमति या सहपलायन विवाह, मैरिज बाय एलोपमेंट। कई जनजातियों में कभी कभी माता पिता द्वारा युवक युवतियों को विवाह करने की स्वीकृति नहीं दी जाती है, तो वे सहपलायन कर जाते हैं और पलायन किए हुए व्यक्ति को या तो दोनों पक्षों के लोग गांव लौटा लाते हैं या संतान होने पर वे स्वयं लौट आते हैं तो उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। बिहार की हो व राजस्थान की भील जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। हो इसे राजी खुशी विवाह कहते हैं। आठवां पॉइंट है हठ विवाह, मैरिज बाय इंट्रूशन। इसके नाम से ही आप लोग समझ जाओगे कि इसमें हठ की जाती है लड़की के द्वारा। इस प्रकार के विवाह में लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर पर जबरन जाकर रहने लगती है। उसे वहाँ उस समय अपमान भी सहना होता है जब तक लड़के के माता पिता उसे बहू के रूप में स्वीकार न कर लें। इस प्रकार का विवाह
बिरहोर, हो, औरांव, कमार व मुंडा लोगों में पाया जाता है। हो ऐसे विवाह को अनादर, औरांव निर्बोलक तथा कमार पैठू कहते हैं। अनादर का अर्थ ही यह है कि लड़के के माता पिता द्वारा अपमान करने पर भी वह उनके परिवार में बनी रहती है, क्योंकि उसे उस लड़के से प्रेम हो गया है। कई बार लड़की को पीटा जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है, भोजन नहीं दिया जाता। इस पर भी यदि लड़की दृढ़ रहती है तो उसका विवाह करवा दिया जाता है। 9वां पॉइंट है दत्तक विवाह, मैरिज बाय अडॉप्शन। इस प्रकार के विवाह में दामाद को गोद लिया जाता है और उससे ही पुत्री का विवाह करवा दिया जाता है। जापान में दास प्रथा है, परंतु दास का वहाँ कोई हीन अर्थ नहीं है। परिवार के दूर के रिश्तेदार को दास बनाकर रख लिया जाता है और बाद में उसके साथ कन्या का विवाह करवा दिया जाता है। इसका एक दूसरा रूप कल्पित विवाह यानी कि फिक्शियस मैरिज भी है। अफ्रीका की न्यूर जनजाति में जिस परिवार के व्यक्ति की हत्या की जाती है उसे हत्यारे द्वारा बदले में कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। यह मूल्य देकर मृतक की पत्नी का यौन संबंध किसी अन्य व्यक्ति से करवाया जाता है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान मृतक की संतान मानी जाती है। 10th पॉइंट है विधवा उत्तराधिकार विवाह, विडो इनहेरिटेंस मैरिज। इस प्रकार के विवाह में दामाद को सास से या एक भाई को अपने मृतक भाई की पत्नी से या पुत्र को सौतेली माताओं से उत्तराधिकार में विवाह करना पड़ता है। सेमा नागाओं में पुत्र अपनी सगी माता को छोड़कर अन्य विधवा माताओं से विवाह करता है। ऐसे विवाह के पीछे संपत्ति पर अधिकार पाना है। जहाँ देवर विवाह प्रचलित हैं वहाँ भी भाई को अपने मृतक भाई की पत्नी से विवाह करना होता है, जैसा कि मध्य भारत की जनजातियों में प्रचलित है। गारो जनजाति में सबसे छोटी पुत्री के पति को, जिसे नोक्रोम कहते हैं, अपनी विधवा सास से विवाह करना होता है, जिससे कि नोक्रोम दंपति को पारिवारिक संपत्ति प्राप्त हो सके। तो बच्चों ये 10 विधियां हैं या 10 तरीके हैं जनजातियों में जीवन साथी चुनने के। इस प्रकार आदिम जनजातियों में विवाह साथी चुनने के अनेक तरीके प्रचलित हैं, जो कि वहाँ की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर हैं। जनजातियों में विवाह ना हो तो धार्मिक महत्व रखता है और ना ही यह जन्म जन्मांतर का संबंध है। अधिकांशतः पर्यावरण व आर्थिक परिस्थितियाँ और यौन सुख की कामना ही उन्हें विवाह बंधन में बांधती है। मतलब जनजातियों में विवाह ना तो धार्मिक महत्व रखता है और ना ही यह जन्मांतर का संबंध है, बल्कि अधिकांशतः पर्यावरण व आर्थिक परिस्थितियाँ और यौन सुख की कामना ही उन्हें विवाह संबंध में बांधती है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।